राधे राधे, हर हर महादेव। आइए हम लोग देखते हैं अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, एटीट्यूड के बारे में। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर विचार दिया हुआ है, उसके बारे में हम देखेंगे। समय सबसे बड़ा क्या है? शिक्षक है। यह हर अनुभव कुछ ना कुछ क्या करता है? सिखाता है। तभी हम लोग बोलते हैं समय सबसे बड़ा शिक्षक है। बड़ा सोचो, बड़ा करो। सफलता की शुरुआत बड़े विचारों से क्या होती है। सफलता की शुरुआत भी कब होती है? जब हम बड़ा विचार रखेंगे, मेहनत करेंगे उसके अनुसार, तो वहीं हमारी सफलता मिलेगी। गलतियां वहीं करते हैं जो कुछ करने की कोशिश करते हैं। असफलता से भी सीखना चाहिए। देखिए, ये हम लोग विचार देखें ना, इससे पता चलता है कि लोग सकारात्मक सोच रहे हैं। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं? सकारात्मक सोच रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक और विचार दिया हुआ है कि दूसरे के लिए वही करो जो तुम चाहते हो। यही सच्चा मानवतावादी दृष्टिकोण है। मनोविज्ञान के अनुसार एटीट्यूड यानी कि मनोवृत्ति या उसको कहिए अभिवृत्ति, इसके 3 पहलू दिया हुआ है। 3 पहलू कौन कौन से हैं? संज्ञानात्मक है, भावात्मक और व्यवहारात्मक है। संज्ञानात्मक हम लोग क्या करते हैं कि धारणा, विश्वास और जानकारी। किसी व्यक्ति या चीज के बारे में हमारी क्या धारणा है, क्या विश्वास है, और उसके बारे में हमारा क्या जानकारी है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। भावात्मक में क्या आता है कि उस चीज के प्रति आपकी भावना कैसी है, जैसे खुशी, गुस्सा, पसंद या नापसंद। व्यवहारात्मक में क्या होता है कि इन विचारों और भावनाओं के आधार पर आप जो असल में प्रतिक्रिया करते हैं या कार्य करते हैं, उसी को बोल रहा है कि व्यवहारात्मक हो गया। ठीक है, तो हम लोग अभिवृत्ति और मनोवृत्ति और इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड। तो कितने हम लोग पहलू देखे हैं? 3 पहलू देखे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रहा है। यहाँ पर अभिवृत्ति के 4 प्रकार दे रहा है। 4 प्रकार में कौन कौन से हैं? सकारात्मक है, नकारात्मक है, तटस्थ है और अहंकारी है। ठीक है, अभिवृत्ति है क्या कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति के प्रति उसके सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने की एक क्या है? नजरिया है। 4 प्रकार से कौन कौन से हैं? तो पहला है सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी कि हम मतलब पॉजिटिव वे में क्या लेते हैं। ठीक है, नकारात्मक नेगेटिव में। तटस्थ यानी कि समझ रहते हैं लेकिन उसके करीब, मैंने उसके पक्ष में नहीं बोलते हैं। और अहम कार्य यानी कि हम अपने आप से, यानी कि जो व्यक्ति हम वादी होता है तो क्या करता है कि अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, सर्वश्रेष्ठ समझता है। तो सकारात्मक हम देखते हैं क्या कह रहा है कि इस तरह के एटीट्यूड यानी कि मनोवृत्ति, अभिवृत्ति वाले व्यक्ति हर परिस्थिति में समाधान और अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे चुनौतियों से घबराते नहीं हैं और अपने आत्मविश्वास और समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। यानी कहने का मतलब सकारात्मक में क्या होता है कि जो लोग हैं तो अपने आप को समस्या से घबराते नहीं है, आत्मविश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि नहीं हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो पॉजिटिव दृष्टिकोण के होते हैं। ये एक प्रकार हो गया नकारात्मक दृष्टिकोण में। इसमें व्यक्ति हर बात में कमियां, कमजोरियां और मुश्किलों को ही देखता है। ऐसे लोग असफलता से डरते हैं और अपना दोष किसको मरते हैं? दूसरे पर मरते हैं, हमेशा शिकायत करते हैं। तटस्थ दृष्टिकोण में क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तटस्थ में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति जैसे को तैसा वाली हरकत करता है। लोग न तो बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं और न ही ज्यादा क्या होते हैं? निराश होते हैं। परिस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। कई बार किसी पक्ष में भी नहीं पड़ते हैं, यानी कि तटस्थ यानी कि नजदीक रहते हैं, जैसा को तैसा, लेकिन ज्यादा उत्साहित नहीं रहते हैं और ज्यादा निराश में नहीं रहते हैं। प्रतिक्रिया देते हैं और किसी के पक्ष में नहीं पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि साइड से निकल जाते हैं। अहंकारी दृष्टिकोण में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति खुद को दूसरों से क्या करता है? सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि समझता है। ऐसा व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को, विचारों की कद्र करने में असमर्थ होता है। यानी कि ऐसे जो व्यक्ति होता है दूसरे के भावनाओं, विचारों की कद्र करने में क्या होता है? असमर्थ होता है। अक्सर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है कि जो है सो हम ही हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्या कर रहा है। चलिए यहाँ से देखते हैं कि हमारे बुक में क्या दिया है। जैसे हम लोग अंग्रेजी पढ़ने के लिए होता है ना, मीनिंग याद करते हैं, डिक्शनरी लेते हैं, डिक्शनरी से मीनिंग याद करते हैं। तो उसी तरह से समाजशास्त्र पढ़ने के लिए
एक बुक है जिसका नाम है समाजशास्त्र उच्चतर विश्वकोश। बहुत बढ़िया बुक है। इसमें समाजशास्त्र के वे शब्दकोश दिए हुए हैं जिससे हमको समाजशास्त्र पढ़ने में बहुत आसानी होती है। तो इसको पढ़ना बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है कि इसमें समाजशास्त्र में कुछ ऐसे शब्दावली हैं जिसके बारे में हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, पूरा समझ नहीं पाते हैं। तो जब हम समझेंगे ही नहीं तो हमें विषय का ज्ञान कहाँ से होगा। इसलिए हम इस बुक को छोटा छोटा भाग में अपने से हो रहा है जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए बुक में क्या दिया है, बुक में क्या दिया हुआ है। साधारणतः इस शब्द का प्रयोग यानी कि अभिवृद्धि मनोवृद्धि का प्रयोग देखिए पुस्तकीय पाठ से जो है उसको लेकर हम बता रहे हैं, ठीक है। पुस्तक में जो दिया है, बाकी हम अपने से समझा ही रहे हैं। इस शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूह के व्यवहार द्वारा प्रदर्शित ऐसी सीखी हुई प्रवृत्ति के लिए किया जाता है जिसके द्वारा किसी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग का मूल्यांकन एक विशिष्ट एवं अस्थायी रूप में किया जा सके। बता रहा है कि इस शब्द यानी किसका, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, एटीट्यूड जो भी बोलिए, उसके बारे में बता रहा है कि किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूह के व्यवहार द्वारा प्रदर्शित ऐसी सीखी हुई प्रवृत्ति के लिए किया जाता है जिसके द्वारा किसी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग का मूल्यांकन एक विशिष्ट और अस्थायी रूप में किया जा सके, या किसी विशिष्ट विषय विशेष के संबंध में प्रवृत्त होने की मन स्थिति को प्रकट करती है। मनोवैज्ञानिक अर्थ में मनोवृत्ति मानसिक तथा स्नाविक तत्परता की एक ऐसी स्थिति है इसका निर्धारण पूर्व अनुभव द्वारा होता है तथा जो उन समस्त वस्तुओं तथा परिस्थितियों के प्रति हमारा प्रतिक्रियाओं को प्रेरित और निर्देशित करती है। यानी कि जो हमारा व्यवहार है, तो हम हर परिस्थिति में क्या करते हैं, अपना प्रतिक्रिया देते हैं ना, जिसमें वह मनोवृत्ति संबंधित होता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी मनोविद ने व्यक्ति के रुचि, रुख, प्रवृत्ति, रुझान, सुझाव की अभिव्यक्ति के लिए किया था। समाजशास्त्र में मनोवृत्ति का अवधारणा का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। प्रथम अर्थ में बहुधा ज्यादा इसका प्रयोग विश्वासों और मूल्यों की अवधारणाओं के स्थापनापन के रूप में किया जाता है। जैसे ये कथन है, सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा पर बहुत कम खर्च करती है। देखिए समाजशास्त्र में मनोवृत्ति है ना, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, एटीट्यूड जो भी बोलिए, इसके दो अर्थों में इसका प्रयोग होता है। प्रथम अर्थ बता रहा है कि प्रथम अर्थ में बहुधा यानी कि बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होता है विश्वासों, मूल्यों की अवधारणाओं के स्थापनापन के रूप में किया जाता है। जैसे कि कथन है, सरकार स्वास्थ्य रक्षा पर बहुत कम खर्च करती है। कितना? बहुत कम खर्च करती है। या अश्लील कला पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, या अप्रवास पर कठोर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। ये सभी कथन विश्वासों और मूल्यों संबंधी दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। इस प्रकार के कथनों में मूल निर्णय का भाव क्या होता है, निहित होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दूसरा अर्थ दिया है, दूसरा अर्थ में दिया है कि विश्वास अथवा मूल्यों से क्या है, परे है। इसका अर्थ है उद्वेग, उद्वेग है ना, इमोशन, मनोभाव, सेंटिमेंट के अर्थ में बहुत नजदीक है। एक मनोवृत्ति किसी वस्तु के प्रति सांस्कृतिक अनुस्थापना है जो हमें उस वस्तु के संबंध में केवल एक विशेष ढंग से सोचने को क्या करती है, तैयार करती है, अपितु इसके प्रति नकारात्मक और सकारात्मक भाव को भी प्रकट करती है। ठीक है, उदाहरण के अनुसार बता रहे कि प्रजाति मात्र विश्वासों और मूल्यों को प्रकट नहीं करती है। तो दूसरा अर्थ में हम लोग देख लेते हैं कि विश्वासों और मूल्यों को प्रकट नहीं करता है, बल्कि इसमें घृणा, तिरस्कार, घुटन, लज्जा, कृपालता जैसे इमोशन है ना, इमोशन के उद्वेग भी शामिल है। इस प्रकार अपने देश के प्रति व्यक्तियों के विश्वास एवं मूल्य ही देशभक्ति की भावना को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक शक्ति नहीं बनाते हैं। गर्व, स्नेह, उसमें गहरे रूप से जुड़ी लगाव की भावना भी देशभक्ति को सांस्कृतिक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है। अब देखिए दे रहा है आगे में, नेक्स्ट में, कि मनोवृत्तियां मानसिक दशाओं को प्रकट करती है जिन्हें प्रत्यक्ष देखा परखा नहीं जा सकता है। यानी कि ये अंदर की बात है।
इनके विषय में व्यवहार, शाब्दिक व्यवहार द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। मनोवृत्तियों के अन्य मानसिक कोटियों से अलग किया जाना चाहिए। ये अभिप्रेरणाओं यानी कि मोटिवेशंस की अपेक्षा अधिक स्थिर और अस्थायी होती है। विचारधाराओं की अपेक्षा किन्हीं नामित स्थिति वस्तु से विशिष्ट रूप से संबंधित होती है। आंतरिक रूप से आंतरिक रूप में इनमें मूल्यांकन भाव क्या होता है, निहित होता है। इनका उद्भव मूल्यों से होता है, किससे होता है, मूल्यों से होता है, परंतु फिर भी यह मूलतः मूल्यों के समरूप नहीं होती है। देखिए यहाँ हम लोग समझते हैं सिंपल वे में, ठीक है। सबसे तो पहला बात बता रहा है कि मनोवृत्ति का दूसरा अर्थ विश्वास और मूल्यों से परे है, हट के है। यहाँ देखिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या आता है, घृणा आता है, तिरस्कार आता है, घुटन आता है, लज्जा आता है, कृपालता। ये सब जो हम लोग व्यवहार दिखाते हैं तब पता चलता है कि नहीं घुटन में है, घृणा कर रहा है, लजा रहा है। इस तरह से हम लोग, तो एग्जाम्पल में बता रहा है कि अपने देश के प्रति व्यक्तियों के विश्वास और मूल्य देशभक्ति की भावना को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक शक्ति नहीं बनाते हैं, बल्कि उसके लिए गर्व भी होना चाहिए, स्नेह भी होना चाहिए और गहरे रूप से लगाव भी होना चाहिए। यानी कि अपने देश के प्रति अगर आपको देशभक्ति है तो सिर्फ आप उसको क्या करते हैं, भावना में रखिएगा तो नहीं पता चलेगा। आप उसके लिए गर्व कीजिए, स्नेह कीजिए, गहरे रूप से उससे जुड़िए। यानी कि मतलब अपने व्यवहार में, अपने सोचने का नजरिया में उसको प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। सांस्कृतिक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है, बता रहे हैं ना। तो वहीं प्रदर्शित करना ही क्या है, देशभक्ति है। ये नहीं कि हम अंदर अंदर बोल रहे हैं कि जय श्री राम, जय हिंद, ठीक है। तो ये धर्म की और देश की क्या होती है, अंदर ही अंदर आप बोल रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप उसको बाहर निकालिए जुबान से, ठीक है, अपने व्यवहार में लाइए तो पता चलता है कि आपके अंदर सकारात्मक है, नकारात्मक है, या तटस्थ है, या अहंकारी है। चार तरह के हम लोग दृष्टिकोण पढ़े ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ सरल व्याख्या में दे रहा है कि यह सीखी जाती है, क्या की जाती है, सीखी जाती है। कलमिया मन नहीं चल रहा है। यह सीखी जाती है, यह जन्मजात नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति अपने जीवन अनुभवों और समाज से इसे क्या करता है, सीखता है। अदृश्य होती है, यानी कि मनोवृत्ति मन के भीतर होती है, इसे देखा नहीं जा सकता है। व्यक्ति के बोलने के तरीके और व्यवहार से इसका अंदाजा क्या होता है, लगाया जा सकता है। अंदर की बात है, समझे। भावनाओं से इसका क्या होता है, जुड़ा होता है। हमारे साथ मनोवृत्ति का संबंध केवल तार्किक विचारों से नहीं बल्कि गहरे मनोभाव से भी होता है। उदाहरण के लिए देशभक्ति केवल विचार नहीं बल्कि इसमें देश के प्रति गर्व, स्नेह, गहरी भावना भी शामिल होती है। या किसी व्यक्ति के समान प्रेरणा से अधिक क्या होती है, अस्थायी होती है। तो हमारा यहीं पर क्या होता है, क्लास खत्म होता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।